नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल, इसमें आपका स्वागत है। और हम चर्चा ये करेंगे कि ये पूरा हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और इस हफ्ते जो एक्शन, जो उतार चढ़ाव हमने बाजार में देखा है, इससे अगले हफ्ते के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं और अगले हफ्ते के लिए क्या क्या ट्रिगर हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं रविंद्र राव कोटक सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, और साथ ही बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ करेंगे। गोल्ड के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा कमज़ोर रहा और मार्केट ने जब भी तेज़ी की कोशिश की उस तेज़ी के बाद एक बिकवाली बाजार पर हावी हुई और कुल मिलाकर ओवरऑल पूरे हफ्ते में करीब करीब 1% तक की गिरावट हमने गोल्ड में देखी है। 45,900 से 46,900 का एक दायरा रहा, उस दायरे में गोल्ड का मार्केट घूमता रहा। लेकिन अब रविंद्र जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या अगले हफ्ते गोल्ड का मार्केट इस दायरे को तोड़ पाएगा, इस दायरे को तोड़ेगा? क्या लगता है आपको? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक भी हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, लेकिन बायस थोड़ा सा अपसाइड है, क्योंकि अगर आज का मूव देखें तो डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हुआ है, जिसकी वजह से रूपी में हमने एक वीकनेस देखी है और उस वजह से आज इंडियन मार्केट्स में प्राइसेस थोड़े से ऊपर आ गए हैं। लेकिन इंटरनेशनली प्राइसेस अभी भी अराउंड 1765 1766 डॉलर के आसपास चल रहा है कॉमेक्स पर, तो उसमें ज्यादा कोई तेजी आई नहीं है। और गोल्ड अभी करंटली इंटरनेशनली एक सपोर्ट जोन के तरफ है। 1760 से लेके 1745 का एक सपोर्ट जोन है, तो वहां पर है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार्गेन बाइंग आए और फिर से प्राइसेस एक बार 1800 के ऊपर चला जाए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल रेंज कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स में हो सकता है कि 46,700 से 46,900 के ऊपर भी जाए बिकॉज ऑफ द रूपी वीकनेस, और ये स्ट्रेच हो सकता है 47,200 से 47,300 तक। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए डिप्स पे बाइंग की ही सलाह रहेगी अंटिल 1745 इंटरनेशनल में होल्ड करता है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 45,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर 45,800 46,000 पर कहीं पर भी अगर गोल्ड आता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अराउंड 1000 पॉइंट्स अपसाइड टारगेट। अच्छा, तो ये आपकी राय है नेक्स्ट वीक के लिए 45,800 इस भाव पर अगर आपको गोल्ड दिखेगा तो आपको बाई करना है, ये कहना है कोटक सिक्योरिटीज़ का 46,700 के टारगेट के लिए। अब कुणाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप गोल्ड के फंडामेंटल को किस तरह से देखते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं या उनके मन में ये सवाल आते होंगे कि जब गोल्ड के लिए सभी लोग ये बता रहे हैं कि फंडामेंटली मार्केट बहुत मजबूत है, सारे फैक्टर गोल्ड के लिए तेज़ी के हैं, तो फिर गोल्ड में गिरावट क्यों आ जाती है? या फिर क्या उस फैक्टर को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं क्या? एक तो बॉन्ड यील्ड बड़ी वजह है जिससे गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। अब अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, तो क्या अब ये फैक्टर डिस्काउंट हो गया है? क्या जो अभी प्राइस गोल्ड का हम देख रहे हैं, क्या इसे बॉटम माना जाए या अभी कुछ दर्द और बाकी है मार्केट के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मृत्युंजय जी आपका, रिटेल निवेशकों के लिहाज से भी और ब्रॉडर समझने के लिए। हमारा जो ऐसा ओपिनियन है गोल्ड के लिए, गोल्ड का मार्केट में अभी तेज़ी इसके लिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो बॉन्ड यील्ड जो बढ़ रही है वो उसका बढ़ना मतलब व्हाट इज़ दैट फॉर गोल्ड मार्केट एंड ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट, कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे हैं, पर जो बॉन्ड मार्केट है उसमें सेल ऑफ आ रहा है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाएंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तब गोल्ड जल्दी चल नहीं पाता है। इसके कारण गोल्ड का मार्केट अभी अंडर प्रेशर में है। अभी हम बात करेंगे आगे क्या। आगे ऐसा है कि ये जो सेंट्रल बैंक्स ने इतने पैसे छापे हैं, तो बेसिकली देयर इज़ नो एग्जिट पॉलिसी। मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक के लिए कोई एग्जिट पॉलिसी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेगी या लिक्विडिटी डालने के लिए नहीं डालेगी, ऐसा कोई इंडिकेशन देगी तो पूरे मार्केट क्रैश हो जाएंगे। ऐसे हालात में जहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास कोई एग्जिट पॉलिसी ही नहीं है, तो ऐसे हालत में गोल्ड में कैसे मंदी होगी? ये जो भी मंदी है ये टेम्पररी मंदी है। गोल्ड में ओवरऑल ध्यान तेजी का है। मैं बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ लोगों को
कि अगर आपने 54,000 से 46,000 या 45,000 जो भी आते हैं लेवल, इसमें आप गोल्ड बाय करेंगे तो आपको 6-8 महीने के बाद बहुत ही अच्छे पैसे कमाने मिलेंगे। अच्छा। मुझे 1-2 दिन के लिहाज से, 1 हफ्ते के लिहाज से मालूम नहीं क्या होने वाला है, हाँ, बट लॉन्ग भविष्य सोने का अच्छा ही है और अच्छा ही रहने वाला है। आप ये डिप को बाई कीजिए और 1,000-1,500 रुपये नीचे भी जाता है तो डरिए मत। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत मजबूती से ये बात कही कि जो लोग गोल्ड में लंबा निवेश करना चाहते हैं उनको बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है मौजूदा गिरावट से या थोड़ा बहुत जो उठापटक दिखता है उससे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट आगे अच्छा ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन बीरेन जी आप ये बताएं, मैं अगले हफ्ते के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अगले हफ्ते गोल्ड में कोई बड़ा मौका बनेगा क्या ट्रेड का? क्योंकि जो भी फंडामेंटल बताए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं, वो सारे फंडामेंटल डिस्काउंट हो चुके हैं मार्केट में, उसका इम्पैक्ट दिख चुका है। तो क्या अगले हफ्ते से एक नई सुबह मार्केट के लिए आएगी और कुछ बड़ा मौका ट्रेड का बनेगा क्या गोल्ड में नेक्स्ट वीक? फिलहाल गोल्ड इन्वेस्टर ने गोल्ड से फिलहाल मुंह फेर लिया है, क्योंकि बिटकॉइन, गेम स्टॉक, कॉपर, निकल, स्क्रीन की कोई भी कमोडिटी पकड़ो, सोयाबीन से लेके जिंक तक, तो हर चीज पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। और जहां तक ये बिटकॉइन की फैंसी डिजिटल करेंसी की फैंसी निकलेगी नहीं, तब तक लोग गोल्ड से थोड़े दूर रहेंगे ओवरसीज इन्वेस्टर। जहां तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, आज का जो रुपये का वीकनेस है उसको मैं एक आने वाले तूफान की एक झलक समझ रहा हूँ। मैं काफी समय से साथ देख रहा हूँ मैक्रो इंडिकेटर देखते हुए कि रुपये का लेवल 75-78 तक होना चाहिए। तो ऑन दैट बेसिस मेरी जो रीडिंग होगी वो ऐसी रहेगी, बट एक वीक का मेरा कभी नजरिया नहीं होता। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो क्या होता है कि आप 50 ओवर की मैच को एक ओवर से नहीं जज कर सकते हैं, वो आप 50 ओवर के बाद ही जज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सर अब 2020 का ज़माना आ गया है ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है 2020 का मैच, और कोई बात नहीं। बाकी तो 50 ओवर का मैच है ही, टेस्ट मैच तो है ही अपनी जगह। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और गोल्ड के ऊपर कुल मिलाकर सब लोग यही कह रहे हैं कि तेज़ी की संभावना बनी हुई है। अगले हफ्ते के लिए भी रविंद्र जी ने बताया कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं 46,700 के टारगेट के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए भी आपको बाइंग की राय दी जा रही है। और अगर आपका लंबा इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है तब भी आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आपको इस लेवल पर अब कोई डरने की ज़रूरत है नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई गोल्ड की। लेकिन चांदी पर रविंद्र जी क्या व्यू है आपका? क्योंकि चांदी की कहानी गोल्ड से आमतौर पर अलग होती है। चांदी बढ़ती भी है गोल्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा और गिरती भी है गोल्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में चांदी में नेक्स्ट वीक के लिए आपका नया आउटलुक क्या है और चांदी के ट्रेडर को क्या करना चाहिए अब? चांदी में मेरे हिसाब से चांदी में भी एक पॉजिटिवनेस रहेगा। हालांकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में हमने थोड़ी सी वीकनेस देखी है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और सिल्वर अगर देखें तो सिल्वर गोल्ड को लीड कर रहा था इन दिनों, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक अच्छी तेजी थी। तो अभी अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर थोड़ा सा लैग करेगा। हो सकता है कि सिल्वर थोड़ा सा कैचअप गेम खेले, लेकिन जो इसका ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। सिल्वर में अभी भी मार्केट 66,000 का जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 70,000 के काफी करीब है सिल्वर। तो मेरे हिसाब से अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 67,000 67,100 के आसपास अगर सिल्वर आता है तो बाइंग किया जा सकता है। फिर से हो सकता है कि 70,000 तक आए प्राइसेस, लेकिन जो इसका ब्रॉड रेंज रहेगा वो 68,000 से लेके 72,000 के आसपास रहेगा। जब तक कि ये 72,000 पार नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि इसका रेंज मूव जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 72,000 के ऊपर हो सकता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आए, तब तक मुझे लगता है कि ये रेंज के अंदर प्ले करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। सपोर्ट इसका हम 66,000 का लेके चल सकते हैं, जो कि स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 70,000 से लेके 70,500। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है कि आप खरीदें 70,000 के टारगेट के लिए। लेकिन देखिए, वैसे आपको ये लगता होगा कि मैं तो सारी कमोडिटी में आपको ये बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाएं, बिल्कुल बोलता हूँ, लगाना भी चाहिए। लेकिन चांदी में 2 बार बोल रहा हूँ,
मतलब ये कि चांदी में तो लगाना ही लगाना है, बाकी में भी लगाना है, लेकिन चांदी में ये भूल आप कभी ना करें कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करें कम से कम, क्योंकि बहुत बहुत रिस्की है ये कमोडिटी, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, लिहाजा आपको इसका खास विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना है। अब बीरेन जी, मैं आपसे चांदी के ऊपर ये जानना चाहता हूँ कि चांदी का मार्केट अब आपको यहाँ से कैसा लग रहा है, क्योंकि इस हफ्ते करीब 2500 रुपये दाम कम हो गए हैं चांदी के। तो बहुत सारे लोगों का ये टारगेट था, हमने एक बड़ा पोल भी किया था, उसमें ये नतीजा आया था कि साल के आखिर तक 1 लाख रुपए तक भी चांदी का भाव जा सकता है। वो तो खैर लंबे समय की बात है, लेकिन क्या, मैं अब तेज़ी की बात आपसे नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ से कोई बड़ी गिरावट बाकी है क्या चांदी में? आज के दिन तो मैं शॉर्ट करूंगा, इसी भाव पे शॉर्ट करूंगा। 70,800 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 67,200-300 का रहेगा। ओह, तो आप बड़ा मजबूती से आप शॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चांदी को बेचकर भी ट्रेड चांदी में लिया जा सकता है, रविंद्र जी कह रहे हैं कि खरीद कर लिया जा सकता है, तो एक एक की बराबरी पर है मैच। अब पाला, अब गेंद आपके पाले में है कुणाल जी, आप जो कहेंगे उसी के साथ मतलब उन्हीं का पलड़ा अब भारी होगा। तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए चांदी में, क्योंकि एक बाइंग की कॉल आ रही है, एक सेलिंग की कॉल आ रही है, आपका नज़रिया क्या है? जी, मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा ऊपर में सेल करना चाहिए। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यूएस में ये जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो नियर टर्म में शायद ये प्रेशर बना रहेगा। ऑलरेडी हमने कल अच्छी सेलिंग देखी थी, तो आज थोड़ा पुल बैक आएगा और बाद में सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। तो रविंद्र जी 2-1 से आप हार रहे हैं सर, कुछ अपने बचाव में कहना चाहेंगे, कुछ नया तर्क? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मुझे एक ब्रॉड रेंज लग रहा है, और जैसे वीरेन जी ने भी बताया कि 70,800 के स्टॉप लॉस का सेल करना चाहिए, और मेरा भी जो बाइंग है वो 67,000 के आसपास है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स नीचे के लेवल पर है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और नीचे में फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। सो अगर डिप मिलता है तो डिप में बाइंग कर सकते हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं कच्चे तेल की। जी हाँ, क्रूड 13 महीने में सबसे महंगा हो गया इस हफ्ते में, और $67 प्रति बैरल के पार चला गया ब्रेंट क्रूड का भाव। हफ्ते भर में 6% तक दाम बढ़ गए हैं, और क्रूड की इस तेज़ी का असर आपके ऊपर पेट्रोल की कीमतों के तौर पर दिख रहा है। 100 रुपये के पार चला गया है कई जगहों पर पेट्रोल का भाव। तो अब कुणाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन वजहों से कच्चे तेल में तेज़ी आई थी, सबसे बड़ी वजह यही थी कि अमेरिका के टेक्सास में जो भारी ठंड पड़ी, उससे कच्चे तेल का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, और ये कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में रोज़ाना 10% तक उत्पादन घट गया। तो बड़ी गिरावट आई, लेकिन क्या अभी और उसका इम्पैक्ट बाकी है, या आपको लगता है कि खत्म हो गया है और अब यहाँ से क्रूड धीरे धीरे नीचे आएगा? नहीं, ये जो सबसे पहले ये जो यूएस पे जो स्टॉर्म आया था, उसके कारण जो अपने ऑयल में अपसाइड देखा था, तो वो टाइम में 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट हो गया था। अभी उसमें से 1.8 मिलियन बैरल वापस आ गया। अच्छा, तो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 2 लाख बैरल का प्रोडक्शन नहीं है, बाकी 1.8 मिलियन बैरल ऑयल इज नाउ बैक। ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि एक साइड पे रिकवरी हो रही है वर्ल्ड में ऑयल डिमांड की, और दूसरी बाजू ओपेक स्पेशली सऊदी अरेबिया ये आज 5.7 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट करके रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑयल का डिमांड हो गया है एज पर द एस्टिमेट 97 मिलियन बैरल्स का डिमांड हो गया है ऑयल का ये साल, और सामने सप्लाई है 95 मिलियन बैरल की। तो रोज 1.5 से 2 मिलियन बैरल की डिमांड और सप्लाई के बीच में आर्टिफिशियल मिसमैच है, तो कहाँ से ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे? जब तक कोई भी ऑयल के प्राइसेस को क्रैश या नीचे आने के लिए बड़ा ट्रिगर चाहिए कि कोई भी एक आध प्रोड्यूसर ऑयल का, यूएस, रशिया या सऊदी अरेबिया, ये आके कहे कि हम लोग ऑयल का प्रोडक्शन अभी बढ़ा रहे हैं। एट दैट टाइम ऑयल विल डेफिनेटली कम डाउन। तब तक छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, ऑयल में लंबी मंदी नहीं आएगी। और इमर्जिंग मार्केट में जो करेक्शन आया है उसका मेन रीज़न ही ऑयल है। ऑयल कितने भी नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है पर नीचे ही नहीं जा रहा है, सबको वरी है कि ऑयल यहाँ से बढ़ ना जाए। तो मेरी राय में ऑयल अभी भी रेट से स्ट्रॉन्ग है। एक बार 37-50 तक के ऊपर के लेवल भी आपको ऑयल में देखने मिल सकते हैं। तो 47-50 तक के लेवल भी आपको ऑयल में देखने मिल सकते हैं। अच्छा, तो बाय डिप की रणनीति रखनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेल में गिरावट आने की संभावना नहीं है, दाम यहाँ पर बढ़ेंगे ही। रविंद्र जी, आप भी एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं क्रूड में, वो बिल्कुल ना घबराएं,
और ट्रेडिंग के लिहाज से हालांकि क्रूड का बढ़ना वैसे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा हो जाता है और जिसका खामियाजा महंगाई के तौर पर हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन ट्रेडर तो तेज़ी मंदी की बात करते ही हैं। तो अब आप ये बताएं कि ट्रेडर के लिए क्या क्रूड अभी खरीदने का मौका है, या मार्केट आपको लगता है कि बहुत बढ़ चुका है, अब गिरने का रिस्क भी ज़्यादा है? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से ट्रेडर के लिए शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ओवरस्ट्रेच हो चुके हैं और जैसे कुणाल ने बताया कि एक अनसर्टेनिटी है बैकड्रॉप में कि शायद प्रोडक्शन बढ़ाने की न्यूज आए, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की एक हिंट भी आती है तो इसमें एक बहुत अच्छा करेक्शन हम देख सकते हैं। हालांकि एज ऑफ नाउ कोई इंडिकेशन नहीं है करेक्शन का, लेकिन प्योर प्राइस फोरकास्टिंग के हिसाब से प्राइस थोड़े से ओवरस्ट्रेच्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर बाइंग एंट्री करनी है तो नीचे के लेवल पे एंट्री करनी बेटर स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड वहां पे अच्छा बैठेगा। इन लेवल्स पर अगर आप बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा होगा और अपसाइड लिमिटेड होगा। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 4750 4760, उसका स्टॉप लॉस रख के एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। और आज का जो मूव है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द करेंसी। ओके, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक करेक्शन पॉसिबल है। ठीक है बीरेन जी, अब हम बात करते हैं मेटल की, बेस मेटल की। मेटल में हमने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनता हुआ देखा, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कॉपर का भाव पहुंच गया। क्या अब यहां से कॉपर में आपको गिरावट दिख रही है, करेक्शन दिख रहा है, और क्या बेचना चाहिए कॉपर अब? कॉपर थोड़ा क्राउडेड ट्रेड हो गया है लॉन्ग साइड में, तो मैं शॉर्ट साइड टेम्पररी प्रेफर करूंगा इसमें। अगर 717-18 के आसपास जाता है तो वहाँ शॉर्ट करना चाहिए, 725 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट हम 704 रख सकते हैं। टेम्पररी मेरा व्यू इसमें हल्का सा बेरिश। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कॉपर अब बेच कर चलें, और यहाँ पर आपके लिए बिकवाली की राय होगी। और कोटक सिक्योरिटीज़ का भी बिकवाली का मन है 722 पे 694 के टारगेट के लिए। अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। सोयाबीन में बड़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी रविंद्र जी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोयाबीन का भाव भी पहुंचा। तो क्या अब 5000 के ऊपर सोयाबीन का भाव टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, क्या लगता है आपको? 5200 तक का पॉसिबिलिटी है मृत्युंजय जी। इंटरनेशनल में अगर सीपोर्ट सोयाबीन देखे तो 1400-1420 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। हो सकता है कि वहां से एक करेक्शन आए। तो इंडियन मार्केट्स में एनसीडीएक्स में मुझे लगता है कि 5150 से 5200 तक का पॉसिबिलिटी है, वहां से एक बार करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे आई थिंक अगर छोटा सा करेक्शन मिलता है टुवर्ड्स 5060 एक बार बाई किया जा सकता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ 4980, और टारगेट इमीडिएट टारगेट हम इसमें ले सकते हैं 5200। ठीक है, तो सोयाबीन पर ये राय आपके लिए बाइंग की 5200 के टारगेट के लिए। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, कुणाल जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनने वाले हैं।